आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के युवा प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ सहित देश भर के 51 सेंटर पर होंगे कार्यक्रम। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से होगा शुरू। 17 दिसंबर को प्रदेश सरकार सदन में प्रस्तुत करेगी दूसरा अनुपूरक बजट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने लखनऊ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को सुनाई आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा। और हाथरस में हुए भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत, 8 घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 7.0 के युवा प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ के विश्वविद्यालय और कॉलेज सहित देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा, जहां 1300 टीमें शामिल होंगी। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल माध्यम से करेंगे। यह हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। मेरठ के शोभित विश्वविद्यालय को इस आयोजन के केंद्र के रूप में चुना गया है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कुंवर शेखर विजेंद्र ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छात्रों को नवाचार और समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करना है। पूरे देश से 28 टीमें यहाँ पर आएंगी जो 12 राज्यों से होंगी। आईआईटी मुंबई से लेकर केरल के बहुत दूर तक के कॉलेजों से ये वो टीमें हैं जिनका सिलेक्शन हजारों टीमों के बीच में से हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा 5 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इस नोडल सेंटर को चुना गया है। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि देश के 51 में से एक सेंटर मेरठ भी है। इस हैकाथॉन में 5 प्रॉब्लम्स पे काम किया जाएगा और जिसके विजेताओं को 1-1 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हवाले से प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 16 दिसंबर को औपचारिक काम के साथ अध्यादेश, अधिसूचनाएं, नियम आदि विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही विधायी कार्य भी होंगे। दूसरे दिन यानी 17 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद इसे सरकार पारित कराएगी। इसके बाद विधायी कार्य होंगे। 19 और 20 दिसंबर को भी विधायी कार्य होंगे। सरकार ने इससे पहले जुलाई में 12,209 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आज की पीढ़ी के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी मोबाइल पर अत्यधिक समय बिताने से बचे। हम टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते, लेकिन याद रखना तकनीक मानव के लिए है, मानव तकनीक के लिए नहीं है। हम तकनीक को अपने अनुसार संचालित करें, हम तकनीक के अनुसार संचालित न हो, एक इस बात पर जरूर ध्यान देना। दूसरा, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खासतौर पर आज के युवाओं के लिए। हम अक्सर देखते हैं, एक तो ज्यादातर माँ बाप ने अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे दिया है। उसका अगर इस्तेमाल आपके लिए उपयोगी है तो करिए, अन्यथा उसको अपने घर में रखिए, सुरक्षित रखिए। आपके समय का एक बड़ा समय आपका स्मार्टफोन खा जा रहा है। इस मौके पर श्री कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि शिक्षा, कौशल और अनुभव से अगर व्यक्ति केवल खुद का विकास कर रहा है तो वह अधूरा है। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने साथ चलने, साथ बढ़ने का मंत्र दिया था।
सामूहिकता और सार्वभौमिकता का संदेश हमारे ऋषियों ने दिया है। हम लगातार उससे विमुख होते चले जा। हम कभी पश्चिम की तरफ देखते हैं, कभी पूरब की तरफ देखते हैं। भारत माता के लाडले सपूतों, अपने अंदर झांक कर देखो। जो समृद्धि हमारे अंदर भरी है, जो सामर्थ्य हमारे अंदर हमारे ऋषियों ने भरा है, जो हमारे डीएनए का हिस्सा है, हमारे रक्त की बूंद बूंद में जो चीज भरी है, अगर हम उसे पहचान जाएंगे तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन निगम के 15,000 कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया गया है। अभी तक उन्हें 38% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो बढ़कर 46% हो गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि महंगाई भत्ता बढ़ने से परिवहन निगम पर करीब 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने आज हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को आतंकी साजिश के मामले में आजीवन कारावास और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। असम के होजाई जिले के कमरूस जवान को देश और प्रदेश के कई हिस्सों में आतंकी हमले करने की आपराधिक साजिश में दोषी करार देकर विशेष अदालत ने जेल भेज दिया है। NIA ने जांच में पाया था कि आरोपी कमरूस जमान ने सह आरोपियों के साथ मिलकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की आपराधिक साजिश रची थी। देश भर में कल मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय है हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। इस अवसर पर कल अमरोहा में स्कूल कॉलेजों में गोष्ठियों का आयोजन कर लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। शामली में विश्व मानवाधिकार दिवस पर SP शामली राम सेवक गौतम ने पुलिस कर्मियों को मानव अधिकारों, कर्तव्यों और समानता का पालन करने की शपथ दिलाई। वाराणसी में भी अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉक्टर S चन्नप्पा ने पुलिस कर्मियों को मानवाधिकारों के संरक्षण की शपथ दिलाई। इस अवसर पर यूनिसेफ के शिक्षा विशेषज्ञ ऋतिक पात्रा ने आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में कहा कि भारत में बच्चों, खासकर दिव्यांग बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी है। बच्चों में काफी सारे अवेयरनेस अभी तो हुआ है अपने अधिकारों को लेके, अपने कर्तव्यों को लेके। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हर बच्चे का अधिकार जो है किस तरीके से हम उसको प्रोवाइड करें। कुछ तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, कुछ टीचरों का जिम्मेदारी है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स का जिम्मेदारी है, कुछ पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है। प्रयास करेंगे तो जरूर सबको मिलेगा। मेरा तो ये कहना होगा कि अगर हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, उनका सलाह लेना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं है कि वो सलाह नहीं दे सकते। उनकी जिंदगी के बारे में अगर कुछ किया जा रहा है तो उनका सलाह लेना, उनसे कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इस बार महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम नगरी आने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का सही आकलन करने के लिए प्रदेश सरकार विशेष इंतजाम कर रही है। इस संबंध में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि लोगों की काउंटिंग और ट्रैकिंग के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मेला क्षेत्र के अंदर 200 स्थानों पर लगभग 744 अस्थायी CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जबकि शहर के अंदर 268 स्थानों पर 1107 स्थायी CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यही नहीं, 100 से अधिक पार्किंग स्थलों पर 720 CCTV कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। हाथरस स्थित मथुरा कासगंज हाईवे पर कल एक अनियंत्रित ट्रक ने सवारी ले जा रहे वाहन को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के युवा प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ सहित देश भर के 51 सेंटर पर होंगे कार्यक्रम।
यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से होगा शुरू। 17 दिसंबर को प्रदेश सरकार सदन में प्रस्तुत करेगी दूसरा अनुपूरक बजट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने लखनऊ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को सुनाई आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा। और हाथरस में हुए भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत, 8 घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।